नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ अबुल नसर इकबाल। नीतीश कुमार देश भर में विपक्षी एकता को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के खिलाफ एक बड़े मोर्चे का ऐलान किया जा सके, बड़ा मोर्चा खड़ा किया जा सके, जिससे 2024 में सबसे बड़े चुनाव में मोदी को मात दे सके। इसके लिए नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। भले ही नीतीश खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं मान रहे हों, लेकिन जिस तरह से नीतीश एक्टिव हैं, उससे तो लगता है कि वो विपक्ष की अगुवाई करना चाहते हैं। अब होगा क्या, ये तो आगे की बात है, क्योंकि पहला काम तो विपक्षी एकजुटता है। और इस मुहिम में नीतीश कुमार कल नवीन पटनायक से मिलेंगे, फिर 11 मई को शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और फिर कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सब एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि कई विपक्षी नेताओं में मतभेद हैं, जैसे राहुल गांधी बनाम केजरीवाल, राहुल गांधी बनाम ममता बनर्जी, राहुल गांधी बनाम अखिलेश यादव। इसलिए नीतीश जब भी एकजुटता की बात करते हैं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नीतीश की एकजुटता पर जेडीयू का क्या कहना है वो सुनते हैं। जा रहे हैं सभी राज्यों में विपक्षी एकता के लिए, तो संभव है कि उड़ीसा जा रहे हों, संभव है। ये हमको कोई हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है। आज अखबार के माध्यम से ही हमने जाना है कि माननीय नेता उड़ीसा 9 तारीख को जा रहे हैं। आज अखबारों में जो खबर है, और मतलब ये तो एक रूटीन है, क्योंकि एक मुहिम को चला रहे हैं सब जो विपक्षी नेता हैं, सबके पास जाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड भी गए थे, तो सब अपने तरीके से गोलबंद करने में नेता प्रयास कर रहे हैं। और अब बात करते हैं देश के सवाल की। जो सवाल उठ रहे हैं इस विपक्षी एकजुटता की कवायद को लेकर, जो सवाल उठ रहे हैं सबके जहन में, आखिर वो क्या हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे नीतीश कुमार। जिस तरह की कवायद में वो लगे हुए हैं कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने राजनीतिक हित लगे हुए हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी कोशिशें तो हो रही हैं, नीतीश कुमार कोशिशों में लगे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है, उस पर वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन कोशिश में कोई कमी वो नहीं छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल इन कोशिशों के बीच यही है कि अपने अपने राजनीतिक हितों को अलग रखकर कि क्या विपक्ष आपसी मतभेद खत्म करके क्या विपक्ष एक होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष की में आपसी मतभेद खत्म होगा, क्या विपक्ष की अगुवाई करना चाहते हैं, ये एक सवाल है कि क्या विपक्ष की अगुवाई करना चाहते हैं नीतीश। क्योंकि एक आरोप यह भी लगा कि नीतीश कुमार को क्योंकि प्रधानमंत्री बनना है देश का, लिहाजा वो इस तरह की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वो श्रेय लेना चाहते हैं कि विपक्ष को क्योंकि एकजुट उन्होंने किया है, लिहाजा विपक्ष के नेता भी वही हैं, तो उन्हीं को प्रोजेक्ट विपक्ष करे। इस तरह की उनकी महत्वाकांक्षा लोग कहते हैं, जो जानकार हैं वो कहते हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, कि इसके पीछे की जो मंशा है नीतीश कुमार की, वो अल्टीमेटली यही है कि जो विपक्ष है एकजुट हो जाए और उसके बाद उनको बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करे। चौथा सवाल कि क्या मौजूदा स्थिति में मोदी को विपक्ष हरा सकता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक कद है इस वक्त भारतीय राजनीति में, वो बड़ा कद है। लिहाजा ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष अगर एकजुट हो भी जाता है तो क्या प्रधानमंत्री का मुकाबला कर सकता है, प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि 2004 में, आज से 20 साल पहले, क्योंकि इसी तरह की कवायद हुई थी, इसी तरह की कोशिश हुई थी सभी को साथ लाने की, उसमें कामयाबी मिली थी, तो इस बार भी शायद कामयाबी मिल जाए। लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां अलग थीं, आज की परिस्थितियां अलग हैं। राजनीति में बहुत कुछ बदला है इन 20 सालों में, ये भी नहीं भूलना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। जयराम विप्लव जी हमारे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी से, रितु चौधरी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस की होंगी, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह प्रवक्ता
हमारे साथ जेडीयू के होंगे ब्रजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी से हमारे साथ होंगे ब्रजमोहन श्रीवास्तव, हमारे साथ होंगे किशोर तिवारी जी, हमारे साथ होंगे शिवसेना उद्धव गुट से, महेश आर्या जी हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। तो तमाम मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत जयराम जी आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से विपक्षी एकता का दम भरा जा रहा है और जिस तरह से विपक्षी एकता को लेकर आगे चल रहे हैं नीतीश कुमार, और कामयाबी भी मिलती लग रही है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे विपक्षी एकता में दरार सामने आ रही हो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी एकता की बात तो हो रही है क्या? और जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो खेमा है वो घबराया हुआ है, क्या वाकई ऐसा है? घबराए हुए तो वो लोग हैं जो अपनी विचारधारा को, अपने इतने वर्षों के संघर्षों को छोड़ करके भी जिनके विरुद्ध तो खड़े हुए थे, जिनके खिलाफ जनता से वोट मांगकर नेता बने, उनकी गोद में जाकर बैठे हैं। तो ये डर तो विपक्ष को है, और वो डर किसी पार्टी के कारण नहीं, वो डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी विश्वसनीयता के कारण है। और आज जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं जनता को, वो तो पहले बताएं, अपना मॉडल लेकर जाए। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि सारे लोग इकट्ठे आ गए और जनता ने सबका चरित्र देख लिया। अब आपसी खींचतान कुर्सी तो उनकी चलती रहेगी, लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना कि कैसे वो अरविंद केजरीवाल सूचियां पढ़ते थे। ठीक है, उसमें कितने नंबर पर। ऋतु चौधरी हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता है, मैं शामिल कर लेता हूं, सबको पहले शामिल कर लेता हूं। ऋतु चौधरी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। ऋतु जी ये बताइएगा कि अभी तक सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सही चलने की बात हो रही है, विपक्षी एकता की भी बात हो रही है, लेकिन कोई चेहरा सामने नहीं है। अलग अलग बातें आ रही हैं कि ऐसा विपक्ष जिसमें राहुल गांधी हों, केजरीवाल भी हों, ममता बनर्जी भी हों, अखिलेश यादव भी हों, और उनके आपस में जो राजनीतिक मतभेद हैं वो भी सबके सामने हैं। ऐसा विपक्ष कैसा होगा? अबुल जी, पहले तो एक टेक्निकल फॉल्ट है, जयराम जी की आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला है। दूसरा मैं अपनी बात रख देती हूँ। चलिए हम सही कराने की कोशिश करते हैं, साउंड का ठीक करा लीजिए जी। और जी, और मेरी आवाज भी इको कर रही है, डबल कर रही है, तो इसे भी करा दीजिएगा। तो विपक्ष जो है अबुल जी वो बिल्कुल एकजुट है। आपने देखा होगा तमाम मौकों पर जब हमने संसद में सवाल उठाए तब तमाम विपक्ष जो है एक साथ खड़ा हुआ, एक साथ सवाल किया गया, मोदी जी से सवाल किया गया, मोदी जी से सवालों के जवाब नहीं दिए गए। और यहाँ पर मेन जो मुख्य बात जो है वो ये है कि क्या भाजपा एकजुट है? आपने जो भगदड़ जो कर्नाटक के इलेक्शन में देखी है कि जो भगदड़ भाजपा में मची है, वो भगदड़ 2024 के इलेक्शन में भी मचने वाली है। दूसरी बात कि बड़े नेताओं को जो है हाशिए पर डाल दिया गया, चाहे मैं राजनाथ जी की बात कर लूं, चाहे मैं गडकरी जी की बात कर लूं, तमाम बड़े नेताओं को जो है हाशिए पर डालकर भाजपा में केवल 2 व्यक्तियों की पार्टी अब बनके रह गई है भाजपा। तो मुझे लगता है कि भाजपा को पहले एकजुट होने की जरूरत है। विपक्ष बहुत मजबूत रूप से नहीं, मेरा सवाल दूसरा और था। विपक्ष जो है, विपक्ष में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। और ये छोटे जी, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी कोई मतभेद नहीं होगा? जी अबुल जी, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर जो तमाम पार्टियों का जो एकजुट होकर जो मत रहेगा वही रहेगा। हमारी तरफ से जो है प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी है, आज भी है और कल भी राहुल गांधी रहेंगे। ठीक है, और तमाम आप देख भी रहे हैं। सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। प्रधानमंत्री जी को चुप किए बैठा है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सुनील कुमार जी, एक आरोप ये लग रहा है और ये बीजेपी के लोग लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लगाते हैं आपके नेता पर, नीतीश कुमार पर, कि जल्दबाजी में हैं प्रधानमंत्री बनने की, उनकी महत्वाकांक्षाएं उनको सब कुछ करवा रही हैं। देखिए, पता नहीं उनकी जो अपनी जो मानसिक स्थिति है वो इन शब्दों में इस तरह से परिलक्षित होती है।
जैसे जैसे हमने बिहार में विपक्षी एका का फॉर्मूला, बिहार फॉर्मूला तय कर हमने भाजपा को सत्ता से हटाया और जनाकांक्षाओं के अनुरूप भाजपा मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी विपक्ष के एकता के सूत्रधार, नायक, मालाकार जी। बनकर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और विपक्षी नेता एक पर एक ये जुड़ रहे हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भाजपा मुक्त भारत की परिकल्पना को सुनील जी, 2024 एक में तो ये बात समझ भाजपा में को नहीं सत्ता आती से है, हटा ये के बात समझ वो में नहीं साकार आती करनी है। होगी। ये बात समझ में नहीं आती। लोकतंत्र में जो है विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। आप कहते हैं भाजपा मुक्त भारत हो जाए, भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। मुक्त कराने की जरूरत है क्या? क्यों इतनी मुक्ति चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा कि देखिए, सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम जन आकांक्षाओं पर चलते हैं और जनता भाजपा के कुशासन से परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, जुमलेबाजी, तो जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। उनकी परिकल्पना को साकार करने के लिए 2024 में जनता को हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। महेश आर्य जी, और जहां महेश तक आर्य ये जी को बातें शामिल हैं, कर लेता आपको अरे एक सेकंड हो गया। जहां तक आपने कहा भाजपा लोगों के नीतीश जी पर बयान का, तो उनका सत्ता जाने की छटपटाहट और सत्ता जाने की 24 में आशंका, इससे उनके मनोवैज्ञानिक समस्या में घबराहट है। इस घबराहट में वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और भाजपा के नेताओं के बयानबाजी में कहीं किसी तरह का तारतम्य नहीं है। ठीक है। वो करते रहे। दो प्रवक्ता और रह जहां गए, तक उनको आप शामिल ये कर कहना उनका है कि एक से बस 10 सेकंड, और आप जैसे कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने साफ कहा है कि वो न तो इच्छुक हैं, न उम्मीदवार हैं, न दावेदार हैं। जब उन्होंने कहा दिया तो भाजपा नेता उनको प्रधानमंत्री पद के इच्छुक कैसे कहते हैं? देखिए, कहा जा रहा है कि 2004 की तरह विपक्ष को एकजुट करेंगे और कांग्रेस ने ही शुरुआत की थी और ये इसके पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है। जिस तरह से कांग्रेस ने हाँ की है कि विपक्षी एकता बरकरार रहनी चाहिए, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, तो जिस तरह से 2003 में 2004 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक शुरुआत की थी, वही शुरुआत अब कांग्रेस ने की है। लेकिन परिस्थितियां अब अलग हैं। उस वक्त समाजवादी पार्टी काफी मजबूत थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। देखिए अतुल जी, चूंकि अभी डिस्टर्बेंस के चलते काफ़ी प्रवक्ताओं को मैं सुन नहीं सका हूं, लेकिन जो आपने सवाल किया वो सुन लिया है। देखिए 2004 के और 2024 के बीच के जो, हेलो जी आ रही है आपकी आवाज, बताइए। आर्या भाई जी। हाँ, तो 2004 में जो प्रयास किया गया था और उनकी तरफ से, आज भी प्रयास खाली कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि सारे अपोजिशन की तरफ से प्रयास यही है कि 2024 में एक मजबूत विकल्प आए और मोदी जी के सामने एक मजबूत विकल्प, ऐसा विकल्प आए जो देश को सही रास्ते पर ले जा सके। और ये लगातार जो 10 साल का टेन्योर होगा मोदी जी का, तो भारत के इतिहास के लिए काला अध्याय में लिखा जाएगा। जो देश की जो संपत्तियां हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको एक एक करके किस तरीके से बेच दिया गया जा रहा है। और जो हाउस में विपक्ष अपोजिशन जो सवाल उठाना चाहता है देश हित में, तो ऐसा कभी नहीं देखा गया कि हमेशा जब से देश को आज़ादी मिली है तब से पक्ष विपक्ष के साथ ही हाउस चलते रहे, सरकारें चलती रही हैं, सरकारें आई हैं और जाती रही हैं। लेकिन ये पहली बार देखने में आया है कि हाउस में आवाज़, जनता की आवाज़ को और विपक्ष की आवाज़ को दबाने की लास्ट तक कोशिश की जा रही है। अगर सवाल पूछते हैं उसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिलता है। और जो जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार इतना हो गया कि मैं समझता हूं कि देश पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। जो सवाल हाउस में उठाया गया उसका जवाब आज तक नहीं आया। उसके लिए जेपीसी की डिमांड किया और पूरे भारत की जनता की तरफ से अपोजिशन ने डिमांड किया। अगर वो अपने आप में सच्चे हैं तो उनको जेपीसी का मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। और जहां तक रही बात है उम्मीदवार की, प्रत्याशी की, तो मोदी जी से बहुत अच्छे प्रत्याशी अपोजिशन के पास है। समय आने पर आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा। आपकी नजर में कौन है? चलिए मैं इस पर आऊंगा, पहले ब्रजमोहन जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं। ब्रजमोहन जी, ये बताइएगा, पिछले दिनों आपकी पार्टी में बहुत ही काफी चर्चा में रही, काफी अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह शरद पवार ने अपनी इच्छा जाहिर की थी,
वो भी सामने रहा। इसके अलावा शरद पवार के जो पहले के बयान थे वो भी काफी चर्चा में रहे थे, उस पर हमने चर्चाएं भी बहुत की थी और सवाल भी बहुत सारे उठे थे कि आखिर विपक्षी एकता की तो बात हो रही है, लेकिन विपक्ष आपस में एकजुट कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि सबके अपने अपने राजनीतिक हित हैं। आम आदमी पार्टी का अपना हित है, समाजवादी पार्टी का अपना हित है, सब अपने अपने हित के हिसाब से सोचेंगे। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये एक सबसे बड़ी अड़चन होगी, वहां पर टकराव होंगे। तो 2024 आते आते क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा और विपक्षी एकता पूरे जोर शोर के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये जितने भी राजनीतिक दल है उस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है। हम सब लोगों का पहला मकसद क्या है? पहला हमारा मकसद है कि देश में जो भी सरकार हो वो संविधान के अनुरूप चले, देश के जो बनाए हुए कानून है उनके अंतर्गत चले। तो आज पूरे विपक्ष का जो एकमात्र लक्ष्य है कि हम ऐसी सरकार का विरोध करें जो देश के संविधान को एक तरफ रख के देश को चलाना चाहती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी हाल में दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से पहलवानों को अपनी एक एफआईआर लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जबकि कानून यह कहता है कि अगर पास्को एक्ट में किसी के खिलाफ अगर कोई शिकायत हुई है तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। तो जो पुलिस जिसने कि संविधान की शपथ लेकर आईपीएस ऑफिसर बनते हैं वो कानूनों की अनदेखी कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि देश संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा। तो सारे विपक्ष का एक मकसद है कि हम सारे लोग एक ऐसे संगठन को खड़ा करें, इस प्रकार का एक गठबंधन हो जिसपे चेहरा का मुद्दा नहीं होगा, जिसपे इश्यू मुद्दा होगा, और वो इश्यू है संविधान के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकना, जिससे आम आदमी अपने जीवन को बिल्कुल आसानी से जी सके। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, चेहरों की बात। आप देखिए कि राजस्थान में आज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है, तो वो पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि राजस्थान में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मध्य प्रदेश में तय नहीं कर पा रही कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी दो छोटे से राज्यों में ये तय नहीं कर पा रही कि, और वो हमसे ये पूछती है कि पूरे भारत में गठबंधन का चेहरा कौन होगा। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवादी भारत में विपक्ष के नेताओं के पास भरपूर अनुभव है। आप अभी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जल्दबाजी में क्यों है। अरे नीतीश कुमार जी को आज राजनीति में 40 साल से ज्यादा हो गए, वो केंद्र में रह लिए। 23 साल से तो वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, तो मैं कहता हूं जल्दबाजी क्या है, तो बीजेपी के नेता जल्दबाजी है। आपने कहा बीजेपी के नेता कहते हैं, मेरा आरोप नहीं है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। जी चलिए किशोर जी जल्दी से आपका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर किशोर जी का ले लेते हैं। किशोर तिवारी जी ये बताइएगा कि एक मैसेज ये जा रहा है कि कोई जवाब किसी एक पार्टी के पास नहीं है, सब एकजुट हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी को हराने में सब अपनी क्षमताएं लगा रहे हैं। एक ये मैसेज जा रहा है। नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा है कि तमाम दल मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। एक ये मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी जयराम विप्लव जी भी हैं, वो भी यही बात कह रहे थे। अभी मैंने महेश आर्य, रितु को और श्रीवास्तव जी को और डॉक्टर सुनील को भी सुना। देखिए, आपने 4 का रेफरेंस लिया था। देखो 4, 14, 24, 14 के बाद 24 तक जो सरकार चल रही है उसके बारे में बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने बताया। हाँ, और महेश आर्य जी ने भी बताया कि पूरा प्रजातंत्र चरमरा गया है। हाँ, ना हाउस के अंदर प्रजातंत्र है ना हाउस के बाहर है। तो जो अपोजिशन के सामने लक्ष्य है वो प्रजातंत्र को बचाना है, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का हिसाब हो गया। आपने बोला कि मोदी जी को कैसा, अबुल तुमने बोला कैसा पराजित करेंगे। अब मुझे बताइए, महेश आर्य की पार्टी और नीतीश कुमार और महाविकास आघाड़ी ये सब ऐसे ही इंटैक्ट रहे और ऐसे ही वोटिंग पैटर्न हुआ तो मोदी सत्ता के बाहर है, और मोदी जी 170 के ऊपर जा ही नहीं सकते। जयराम विप्लव जी सुन रहे हैं आपकी बात। जयराम को मैं जयराम को समझा दे रहा हूं मैं कि समय की डिमांड है, और 4 से ज्यादा अभी सीरियस है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं ऐसी सिचुएशन आ गई है। देखो कोई भी रहे, नीतीश जी रहे वो भी प्रताड़ित हो रहे। महाराष्ट्र में तो होगी तो मैं कहूंगा कुछ, इनको समय तो बहुत आपने दिया, 4-5 लोगों ने अपनी बात रखी, मैं भी अपनी बात जी सबको शामिल करना जरूरी होता है।
चर्चा सबके साथ होती है तो बेहतर होता है। मैं जी तो बताइए। आपसे आज्ञा लेकर बोल हमारा रहा हूँ, विरोधी आप लेगा, कहेंगे चलो तो बोल लो फिर बोल तो लो मैं बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो चलो बोल लो, अरे भाई चलो बोल किशोर लो। जी, अभी आपकी आज्ञा नहीं थोड़े मांग दिन रहा है हूँ। तुम्हारे किशोर जी, तुम्हारे आप थोड़े एंकर दिन है मत बोल लो। बने, आप अपने समय में बात रखिए, अब मुझे कहने दीजिए। अब आप ये देखिए कि एक हमारे जेडीयू के प्रवक्ता मित्र ने कहा कि जन आकांक्षाओं के लिए हम राजनीति करते हैं। जन आकांक्षाओं का प्रकटीकरण कब होता है? लोकतंत्र में जनता की इच्छा अपेक्षाओं का प्रकटीकरण है चुनाव में मिला हुआ जनादेश। वो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछलग्गू पार्टी के रूप में इनको मिलता है, और ये क्या करते हैं? जनता के उस जनादेश से धोखा देकर ये सरकार बनाते और कह रहे कि हमने बहुत बड़ा जनहित में फैसला ले लिया। आज बिहार की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर में कंप्लीट फेल है। दुनिया कह रही है कि उत्तर प्रदेश के मॉडल की आवश्यकता है, योगी मॉडल की आवश्यकता बिहार को है, और बिहार के मुख्यमंत्री पता नहीं पूरे देश भर में घूम करके कौन सा मॉडल बताना चाह रहे हैं। तो अबुल, ये आप बात निश्चित पर रूप से क्लियर होना एकता की चाहिए। बात करिए, लेकिन जनता के बीच में जाएंगे तो आपको अपने शासन की बात करनी पड़ेगी। अब आते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा गठबंधन बना लिया, लेकिन क्या वो गठबंधन पूरे देश के स्तर पर कामयाब है? क्या नीतीश कुमार जी मुंबई में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में 2 वोट दिलवा पाएंगे, या केसीआर या शरद पवार बिहार में अपने पास कोई समर्थक वर्ग रखते हैं? तो ये अलग अलग बिखरे हुए वोट बैंक के नेता एक साथ भले आ जाए, लेकिन सीटें कहां से लाएंगे? क्या ममता दीदी के कहने पर गोवा में वोट मिलेगा, या केसीआर के कहने पर या स्टालिन के कहने पर बिहार में वोट मिलेगा, या पश्चिम बंगाल में अखिलेश यादव जी वोट जरा दिलवा मैं बात पाएंगे? कर लूं, देखो ये चीजें मैं बात कर लूं बखूबी समझती है सब क्षेत्रीय दलों जरा। के इकट्ठे एक हो बात जाने मुझे से ऐड करने जी देना। जी पहले कहने दीजिए। सबका वोट मिल जाएगा। ठीक है और सबका जयराम जी, वोट जयराम जी, किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को हटा किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं। किशोर जी। नहीं नहीं, देखो देश की जनता गंभीरता से एक विपक्ष चाहती है जो एकजुट रहे, और इसका वोट उसको मिलेगा क्या, वहां का वोट कुछ मिला सकेगी क्या, ये विषय खत्म हो गया। हर जगह पे अपने अपने जगह सब लोग मजबूत है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के मतों का बिखराव हो जाने की वजह से ही बीजेपी सत्ता में आती थी। तो ये अब नीतीश जी कोई बहुत लौकिक अच्छा ही काम नहीं कर है। रहे, उद्धव जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे, और महाराष्ट्र शरद में पवार जी नीतीश तो जी या अखिलेश जी चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, तो मतों का बिखराव कैसे होता है? किशोर जी जरा इस पे स्पष्ट हो। चलिए मैं आऊंगा। ऋतु जी ये बताइएगा, ऋतु चौधरी को शामिल कर लें। ऋतु चौधरी ये बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो 2 ऐसे मुद्दे हैं, अगर हिंदुत्व की बात करें वो हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, अगर बात करें राष्ट्रवाद की, उसका कोई जवाब होता ही नहीं है किसी के पास। और वो हर मुद्दे को, आप कर्नाटक चुनाव में देखें क्या हुआ, शुरुआत हुई थी विकास से, शुरुआत हुई थी आरक्षण के मुद्दे से, लेकिन आते आते चुनाव प्रचार खत्म होते होते बजरंगबली, हिजाब, ये सारे मुद्दे हावी हो गए, द केरला स्टोरी हावी हो गई। देखिए, जब भाजपा जब चुनाव लड़ रही थी तो उनके मैनिफेस्टो में कहीं भी ये मुद्दे नहीं थे। उनके मैनिफेस्टो में जो मुद्दा था वो था सबका साथ और सबका विकास, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस तरह के महिला सुरक्षा के और सबके सुरक्षा के और सबके विकास के बारे में मुद्दे थे, जो कि जैसे ही चुनाव जीतते ही इन मुद्दों को सिरे से गायब कर दिया गया। जैसे गधे के सर पर से सींग गायब हो जाते हैं, ऐसे भाजपा के ये मुद्दे गायब हो गए। विकास तो हुआ, लेकिन 2 लोगों का विकास हुआ केवल। पूरे भारत में जहां पे 130 करोड़ की जनता है, वहां पर केवल 2 लोगों का विकास किया गया। और जहां पे बेटी बचाओ का नारा दिया गया, तो वो बेटी बचाओ का नारा ये बताना भूल गए थे कि इन्हीं से हमें बेटियां बचानी थी, वो हम कर नहीं पाए। और बेटियां अब जंतर मंतर पे बैठी हैं, और किसी बेटी को रातों रात जो है हाथरस में जलाया जा रहा है, और किसी बेटी को जो है बलात्कारियों को जो है माला पहना के उनको स्वागत किया जा रहा है। इस प्रकार का इन्होंने किया। इनके पास तो बहुत अच्छा मौका था, ये आए थे, जनादेश इनको मिला था, और ये अपने जो काला धन का इनका मुद्दा था वो करते, काला धन वापस लाते, जो इनका जो 15 लाख देने का वादा किया था वो 15 लाख दे देते, महिला सुरक्षा का वादा किया था महिला सुरक्षा कर देते, बेटी पढ़ाने का वादा किया था बेटी पढ़ा देते। लेकिन इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, महिला सुरक्षा पर बात नहीं करते हैं, भुखमरी पर बात नहीं करते हैं।
इनको किसी भी जनता के मुद्दे पर कोई बात भाजपा नहीं करती है। यही एक कारण है कि ठीक है, क्योंकि कुछ कर लेकिन ही यहाँ नहीं पाए, विपक्षी इनके एकता की पास बात कोई हम कर रहे हैं मुद्दा ऋतु जी। है ही नहीं, इसलिए विपक्षी इनको एकता की हम मुद्दे बात जो कर रहे हैं। है 2019 में भी हाईजैक विपक्षी करने एकता का पड़ दम भरा रहे हैं। था। सर एक मिनट तो मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। जी जी बताइए। मुझे बात तो पूरी कर, तो इनके पास मुद्दे है नहीं, तो मुद्दे जो है फैब्रिकेट किए गए, मुद्दे लाए गए कि किस प्रकार से जनता का ध्यान जो है, जो बेसिक जो मुद्दे हैं उनसे हटाया जाए। लेकिन आज जो है देश की जनता समझ चुकी है और पूरा विपक्ष जो है एकजुट है। और अब जो धन बल से ये सरकार बनाते थे, डरा धमका के सरकार बनाते थे, एमएलए की चोरी करके जो सरकार बनाते थे, वो जो है 2024 में इनका हथकंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है और इनकी किसी भी चाल को चलने नहीं देगा, किसी भी गंदी चाल को भाजपा की को चलने नहीं देगा विपक्ष। और पूरा विपक्ष जो है पूरा एकजुट है, पूरा देश ने अपना मन बना लिया है। चलिए जवाब सुन लीजिए। झूठी सरकार को, इस धर्मांध सरकार को, जयराम जी का जवाब सुन धर्म लीजिए। के नाम पर देश में दंगे फैलाना चाहती है, उसको उखाड़ फेंकने का काम जो है विपक्ष करेगा, एकजुट करके करेगा और पूरे देश की जनता करेगी। देखिए 2024 में 2024 का ठीक है, जवाब सुन लीजिए। से इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं कर्नाटक के ऋतु जी इलेक्शन में। जवाब सुन लीजिए। देखिए ये भूल गई कि ये सारे मुद्दे जो ये गिना रही हैं वो मुद्दे कांग्रेस पार्टी द्वारा ही इस चुनाव में लाए गए। किसने कहा कि बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध हम लगाएंगे? पीएफआई से हिंदूवादी संगठनों की तुलना किसने शुरू की? आपके पास दल था, आपके पास मॉडल था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ था, हिमाचल था, उस मॉडल के आधार पर चुनाव में क्यों नहीं कोई दल जो है देश की शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उस पर बैन लगाया जाएगा। जैसे मुद्दों पर जब आप बात करेंगे तो आपके छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े सामने आएंगे, राजस्थान में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध सामने आएंगे। अब एंकर महोदय ऐसे तो नहीं चलता, आप इन्हीं से बुलवाइए। नहीं आप जवाब दे दीजिए ना, श्री राम सेना पर क्यों बैन नहीं लगाया आप था बोलिए, आपने? चिल्लाइए चिल्लाइए तो श्री चिल्लाइए। राम सेना थी ना, क्यों बैन लगाया था? आपके लॉजिक के हिसाब से, भाजपा का लॉजिक है ना ये। अरे क्या लॉजिक अगर नहीं, आपके नाम पे किसी दल का नाम है लॉजिक तो नहीं है कि उसको जब कोई मत बोल रहा हो तो किया उसके जाए। बीच में नहीं चिल्लाते। ऋतु जी जवाब सुन लीजिए। ये आपका लॉजिक है ना। जयराम विप्लव जी का जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए। 5 विपक्ष के नेता बैठे हैं, मैं सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दे रहा हूं, तो इनको आप बीच में बोलने की इजाजत दे रहे हैं, तो कैसे हम अपनी बात रखेंगे? नहीं आप रखिए। यही लोग तो नहीं। अच्छा ये बार बार आप बात कहते हैं कि 5 प्रवक्ताओं के बीच आपने मुझे बिठा दिया। बार बार आपने पिछली बार भी ये बात की थी। दर्शक भी देख रहे होंगे कि आपने पिछली बार भी ये बात की थी। कार्यक्रम चला रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। नहीं 5 प्रवक्ताओं के बीच अगर आप बैठे हैं तो आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है। 5 प्रवक्ताओं के आप अपनी बात रख रहे हैं तो बोल दीजिए भाजपा को, आपको हटा देंगे प्रवक्ता पद से, आप रहने दीजिए फिर, अगर आप सक्षम नहीं है अपनी बात रखने के तो। रोज ये तरीका ठीक नहीं है ना भाई, हम तो 5 को सुने। आप अगर नहीं ऋतु जी सुन लीजिए। काउंटर करूंगी आपकी बात को, मैं काटूंगी आपकी बात को। यहाँ इस कार्यक्रम का जज एंकर है ऋतु जी टाइम वेस्ट हो रहा है, इन बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है। जयराम विप्लव जी का जवाब सुन लीजिए। जयराम जी जल्दी से जवाब दीजिए। क्यों दूंगा? मुझे समय दीजिएगा तो मैं दूंगा। हाँ दीजिए जवाब। विपक्ष के द्वारा वेस्ट हुआ है। देखिए मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है, जिन मुद्दों की बात ये कर रहे हैं उन विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, तो जनता के बीच में जब ये बात करेंगे तो इनको अपने शासन का उदाहरण सामने रखना पड़ेगा। और आज जनता देख रही है, राजस्थान नंबर 1 है महिलाओं के प्रति अपराध में, छत्तीसगढ़ में क्या कानून व्यवस्था और विकास और रोजगार की स्थिति है सभी जानते हैं। राहुल गांधी ने 10 दिन का टाइम दिया था सरकार को वादा पूरा करने का, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और लगातार जो केंद्र सरकार के काम है, योजनाएं हैं, उसको लेकर के 2 चुनाव हम जीत चुके हैं। लगातार राज्यों में जनता का सपोर्ट मिल रहा है। तो आपकी छोटी बातें केवल टेलीविजन डिबेट पर करने से नहीं हो जाएंगी। यही डर है आपको, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात सामने लेकर के आई। हिंदूवादी संगठनों की तुलना पीएफआई से करती है और आज आप यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। और रही बात काम की, तो
चुनाव की डोर स्टेप डिलीवरी कराई है। 2 लाख करोड़ से अधिक जो बैंकों का डूबता हुआ पैसा जो लोग लेकर भाग रहे थे उसकी रिकवरी की है, काला धन की रिकवरी की है, और जनता तक 1 रुपया 20,000 करोड़ राइट ऑफ किया है, 20,000 करोड़ राइट ऑफ किया है, और 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनी में लगा है। टोटल हो गया 40 करोड़। कहाँ से लाएगी भाजपा? देश का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, ना ये छात्रों की मामा की सरकार देश की जनता ठीक का है, पैसा चलिए है। ये मुद्दा अलग है। सुनील कुमार जी ये बताइएगा, 2019 में भी गठबंधन होता, विधानसभा चुनाव के दौरान भी गठबंधन हुआ था, उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी बीएसपी में गठबंधन हुआ, उधर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी 2019 में गठबंधन हुआ, लेकिन नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। ऐसे में इस गठबंधन से जिसकी कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? देखिए, पहले तो आपको ये बता दें कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बिहार के में टिप्पणी की है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। उनके कहने का मतलब है कि जब हम भाजपा के साथ रहते हैं तो यहाँ पर मंगल राज हो जाता है और नहीं रहते हैं तो जंगल राज होता है। ये वो नैरेटिव क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे भी आपत्ति मुझे है कि योगी मॉडल की बात करते हैं। देखिए, बिहार में तो नीतीश मॉडल ही चलेगा और संविधान मॉडल चलेगा, संविधान राज होगा, सीआरपीसी राज होगा, लेकिन एनकाउंटर राज और बुलडोजर राज नहीं हो सकता है। देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते, और उस मॉडल ऑफ कंट्रोलिंग क्राइम को हम ये विद्वान चैनल पर हम उसको सब्सक्राइब नहीं कर सकते। वो पार्श्विक प्रवृत्ति है। आपको एक संविधान बना है, संविधान ने आपको एक न्यायपालिका की व्यवस्था दी है, न्यायपालिका में नहीं जाके उसको हम गोली से उड़ा दें या गैंगवार में मरवा दें, तो हमें लगता है कि और वैसे राज्य को महिमा मंडित करना गलत है। बिहार का राज न्याय के साथ विकास है, माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और यहाँ की कानून व्यवस्था काफी अच्छी है। कुछ एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अपराध करते हैं, लेकिन उसका अगर उद्भेदन दर देखिएगा आप, जिस तरह से पुलिस एक एक घटना को चुनौती के रूप में लेती है और अपराधी पाताल में भी घुस के आते हैं तो उसे निकाल देते हैं और कानून सम्मत सजा देते हैं। और जहां तक ये बात रह गई पहले उनके जवाब का, दूसरा आपने कहा विपक्षी एका के फलाफल होने की बात। देखिए, इस बार जिस तरह विपक्षी नेताओं से माननीय नीतीश कुमार मिल रहे हैं, नहीं, मैंने कहा कि 2019 में भी तो कोशिश हुई थी, 2019 में चुनाव भी लड़ा गया, 2 राज्य हमारे सामने हैं, कर्नाटक भी उत्तर प्रदेश भी। नहीं, वैसा देखिए, वैसा उसमें नहीं रहा। बहुत लेट में कहीं कहीं गठबंधन बने, नेता का गठबंधन हो गया, जनता का और कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं हो पाया था। इसे तो हम इतना पहले शुरू कर रहे हैं। देखिए, जनता भी देख रही है हमारी तरफ, विपक्षी नेताओं की तरफ। नीतीश कुमार जी से जितने महत्वपूर्ण नेता हैं उनसे बात हो गई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के मुहिम को सराहा और उन्होंने कहा कि विपक्षी एका के साथ रहेंगे। सारी चीजें तय हो गई हैं। बिहार में मीटिंग होगा, अभी लोग कर्नाटक चुनाव में लोग बिजी रहें, और अभी जो महत्वपूर्ण नेताओं से मिलने जा रहे हैं, ये सारी चीज पर जिस तरह से भाजपा नेताओं के छटपटाहट से अनर्गल बयानबाजी हो रहे हैं, उससे लग जाता है कि भाजपा नेता अपना शिकस्त मान चुकी है। 100 से ज्यादा सीट भाजपा को नहीं आने वाला, आप देख लेंगे। जी महेश जी, ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, और कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से जितने भी दल हैं, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है या और छोटे जो दल हैं, उनके पास कोई भी ऐसा मजबूत मुद्दा नहीं, और अगर मुद्दा है भी तो वो मुद्दे जब बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती है, तो वो तमाम मुद्दे फेल हो जाते हैं। महेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। मेरा सवाल आपसे ही था कि हिंदुत्व के मुद्दे के सामने, राष्ट्रवाद के मुद्दे के सामने तमाम मुद्दे पीछे चले जाते हैं विपक्ष के। नहीं, देखिए, विपक्ष तो सारे मुद्दों को लेकर के चल रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है संविधान को बचाने का है।
अगर देश का संविधान रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा, और लोकतंत्र रहेगा तो जनता और देश सब कुछ बचेगी। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को लगातार 10 साल होने जा रहे हैं, और जो मुद्दे लेके आए थे, जो लोगों की जनता के बीच में उन्होंने वादे किए थे, वो सब हवाबाई हो गए। और लास्ट में इनका नेता बोलता है वो तो सब चुनावी जुमले होते हैं। तो ऐसे जिम्मेदार गैर जिम्मेदार लोग और उनके हाथों में सरकार आ गई है, तो निश्चित रूप से निजात पाना जरूरी है। जिन्हें जो स्वर्ण पदक लेने वाली जो हमारी बहन बेटियां हैं, और जब वो जो मेडल जीत के लाती हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आवास पर बुलाते हैं और उनको बिल्कुल इस तरीके से भरोसा एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा गार्जियंस हूँ। गार्जियंस तो पूरे देश के ही हैं, लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक रूप से करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार कितने दिन से उनके साथ बदतमीजी हो रही है, पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है, और विपक्ष का पूरा देश उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तो FIR लिखी जाती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी वो जो उनका एक्यूज्ड है वो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी कह देंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है ब्रजमोहन जी, एक चीज बताइएगा, महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इनके तीनों से पूछना चाहता हूँ कि बहन कहाँ गई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नीति? चलिए ठीक है ब्रजमोहन जी, एक बात बताइएगा, सबका साथ सबका मैं जी आऊंगा आपके पास। ये बहुत ब्रजमोहन जी एक बात बताइएगा, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बात कही जाती थी कि जो नेचुरल गठबंधन है वो तो शिवसेना और बीजेपी का ही है। ऐसे में शिवसेना ने डिच किया बीजेपी को, और अब जनता बदला लेगी, ये कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यही कहते हैं और मानते भी हैं, जयराम जी बैठे हैं यहां पर, मानेंगे इस बात को कि जो नेचुरल गठबंधन था वो जो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी उसका बीजेपी के साथ ही था, और जनता के साथ धोखा किया, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया शिवसेना ने कांग्रेस के साथ जाकर, एनसीपी के साथ जाकर। और अब 2024 में उसके नतीजे एनसीपी और कांग्रेस और गठबंधन को और शिवसेना उद्धव गुट जो है उसको भुगतने पड़ेंगे। अबू जी, अब ये कौन से नेचुरल गठबंधन की बात करते हैं मेरी समझ में नहीं आता। हिंदुत्व के एजेंडे पर जाके हिंदुत्व के एजेंडे पर महबूबा मुफ्ती के साथ जब ये महबूबा मुफ्ती के साथ जाके जब ये अलायंस करते हैं तो वो क्या हो जाता है इनके उस गठबंधन का, वो क्या हो जाते हैं इनके इश्यूज। तो ये बात, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक बात खासतौर से कहना चाहता हूं, आदरणीय शरद पवार जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में अगर हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना है तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारे जितने भी विपक्ष के साथी हैं वो पूरा प्रयास ये करें कि हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार करें। दूसरी तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगर हम लोगों को पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना है तो हमको ये कोशिश करना पड़ेगी कि जहां जो पार्टी का व्यक्ति मजबूत है या जहां जो पार्टी ताकतवर है वहां हम बाकी के सारे लोग मिलकर उसको समर्थन दें। और मैं सोचता हूं इन दोनों मुद्दों पर बहुत गंभीर चर्चा चल रही है सारे विपक्षी नेताओं के रूप में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, महाविकास आघाड़ी की जो यहाँ पे जब चुनाव होना है, आप मान के चलिए कि महाराष्ट्र में 48 में से बीजेपी को 3 या 4 सीटें लोकसभा में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये हालत है महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ मैं जब देखता हूं कि पूरे भारत का जब मैं नक्शा देखता हूं, क्या आज जितनी मेहनत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में चुनाव जीतने के लिए की, 12 दिन उनको देना पड़े, कहां पर, जहां पर कि एक छोटी सी विधानसभा है। आज कर्नाटक में 12 से 14 दिन उनको लग गए, जहां पे कुल मिला के 244 सीटें हैं। तो क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो बात चलती है कि वो देश के अंदर इतना बड़ा उनका व्यक्तित्व है, तो इतना बड़ा व्यक्तित्व है तो आप बताइए उनके पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ के भाग गए, उनके वर्तमान जयराम जी 2003 में भी 2003 में जो विपक्षी एकता सामने आई थी उसने मात दे दी 2004 में, जबकि किसी को नहीं लग रहा था। सारे सर्वे फेल हो गए थे, बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के सर्वे फेल हो गए थे, उनके कयास फेल हो गए थे। इंडिया शाइनिंग का डंका बज रहा था उस वक्त 2004 में। बहुत बड़ा चेहरा थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। बिल्कुल फेल हुए थे, 2019 में भी फेल हुए। उत्तर प्रदेश में तथाकथित महागठबंधन सबने देखा, और कई राज्यों में छोटे छोटे जो वहाँ के क्षेत्रीय दल थे जिनके बीच में सांप और नेवले की लड़ाई होती रही, वो दल भी साथ आए थे, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी कर्नाटक में इनके कथित महागठबंधन के सहयोगी 2 दल लड़ रहे हैं आपस में, और 3 लोग आमने सामने लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई दोनों के साथ है, तो क्यों नहीं ये स्टार प्रचारक बन करके शरद पवार साहब, नीतीश कुमार जी, उद्धव ठाकरे जी, राहुल
गांधी का साथ देने वहां गए, उनका भी रोड शो होता, 2-4-6 वोट तो बढ़ ही जाते ना। इसी बात की तो चर्चा जनता कर रही है, जनता समझ रही है कि कर्नाटक में उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्रीय दल के कथित राष्ट्रीय नेता का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या बिहार के कथित क्षेत्रीय दल के नेता का महाराष्ट्र में क्या कर्नाटक प्रभाव पड़ेगा? में योगी तो आदित्यनाथ बात जी तो का क्या प्रभाव पड़ने वाला नहीं है? है। योगी आदित्यनाथ जी भी तो गए थे ना वहां। आप तो देख रहे हैं उनका रोड शो चल रहा है। नीतीश जी का रोड शो क्यों नहीं हो रहा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। शरद पवार जी का रोड शो क्यों नहीं हो रहा, उद्धव ठाकरे का रोड शो क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई गठबंधन के साथी लड़ रहे हैं, आप वहाँ कह रहे का- हम एकजुट होकर लड़ेंगे, तो आइए ना, लड़िए, लड़कर दिखाइए, देखिए आपके साथ कौन लोग खड़े हैं। अभी वहाँ- कर्नाटक में भी जीत होगी। वहाँ जी कांग्रेस ऋतु जी, मजबूत पार्टी चलिए है। ऋतु जी को बोलने दीजिए। इन्हें एक लाइन सुन लीजिए। वहाँ कांग्रेस मजबूत पार्टी है, कांग्रेस को जरूरत नहीं है वहाँ। जब इनके परिवार जयराम को जी। आघात पहुंच रहा हो, इनका जयराम परिवार जी। जब चोटिल होता है तभी इनको पेट में दर्द शुरू होता है। ठीक है। राहुल गांधी युवराज के ऊपर ईडी की जांच हो जाए, CBI की जांच हो जाए, आपकी लोकतंत्र इच्छा के जरूर में- पूरी किशोर जी, आऊंगा मैं आपके पास। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। कांग्रेस पार्टी के नरसिम्हा राव 2024 जी इनको में कोई आपकी दिक्कत इच्छा नहीं होती जरूर है। पूरी होगी। इनको कोई जो आप दिक्कत नहीं पूरे है। विपक्ष को सारा देखना चाहते हैं ना, कर्नाटक में आवश्यकता नहीं है। बोलने दीजिए, अब ऋतु जी को जवाब सुन लीजिए। राजतंत्र इनका चल रहा है, राजतंत्र है। जयराम जी, कांग्रेस जयराम जी। पार्टी के भीतर ऋतु जी का जवाब सुन लीजिए। ऋतु जी बोलिए। जयराम जी बहुत जोश में मत आइए, बहुत जल्दी पटकनी मिलने वाली है 10 तारीख को। 13 मई अरे को अभी आपको मिली सब ना। जो है तामझाम समझ में आ जाएगा, सारा समीकरण जो है। और जो अच्छा, आपकी अच्छा, इच्छा है सारे तमाम राहुल विपक्ष गांधी को का इकट्ठा स्कोर देखने की, तो निकाल वो के 2024 में पूरी हो जाएगी आपकी। आप देखिए, 2014 से 2024 अरे आप, मैं बोल रही हूँ, इश्क में होता है क्या, आगे आगे होता है क्या? ज्यादा जोर से मत आइए। देखिए सारा विपक्ष एक है और 2024 में जो है इसकी हार मोदी जी को अभी मिल गई है। मणिपुर चल रहा है, मणिपुर चल रहा है। मणिपुर में 54% से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन मोदी जी प्रचार में व्यस्त है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार नहीं आएगी, ना कर्नाटक में आएगी, ना देश में आएगी। इसलिए बेचैन है, घबराहट है भाजपा में, फड़फड़ा रहे हैं। मतदाता को कम से कम तो इज्जत का साथ दे पाइए, कम से कम और देश कोई के रैली लोग में की आदमी इज्जत नहीं करिए, है। कम से कम अभी ठीक है, बोल रहे ठीक हैं, है। किशोर जी, लोग नहीं हैं। किशोर जी को कम समय मिल पाया है। किशोर जी आप बताइएगा, जो सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। शांत रहिए, शांत अरे रहिए जयराम जी, लोग जी। हैं। ऋतु जी शांत रहिए। किशोर जी, महाराष्ट्र बोलिए में ना। महाराष्ट्र में शिवसेना, और जो बात मैंने की थी अभी बृजमोहन जी से, वही बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना का गठजोड़ कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, एनसीपी के साथ हुआ, उससे कहा यह जा रहा है कि जनता में, महाराष्ट्र की जनता असहज है शिवसेना उद्धव गुट को लेकर। कितनी सच्चाई आप मानते हैं इसमें? नहीं, जो मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से भाजपा रीजनल पार्टीज और दूसरी पार्टियों को तोड़कर उनका अस्तित्व खत्म कर और भारत में एक क्षत्रिय एक पक्षीय राजनीति लाने का प्रयत्न कर रही है, तो उस वजह से लोगों में कोई भी असंतोष नहीं है। अगर आप देखते हैं तो आज उनकी पार्टी छीन ली उद्धव जी की, उनका सत्ता छीन ली, उसके बाद तो जो उनके पीछे वलय बना है और जनता की जो सहानुभूति है, तो आपका अबुल जी ये जो सवाल था कि हमारे जो नेचुरल अलाइज थे, तो वो भाजपा, जब हमने प्रमोद महाजन, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, गोपीनाथ मुंडे, इनके साथ मिलकर जब अलायंस किया था, वो गई भाजपा। अभी तो यहाँ पर दो ही आदमी की बीजेपी है, ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन सी बीजेपी है? ये बीजेपी मोदी और शाह की है। क्यों मुझे बोलने लगाते हो? मेरी जबान क्यों खराब करने लगाते हो? मुझे ओछी बातें अच्छी नहीं लगती ना। मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये लोग कोई काम के नहीं है। इन लोगों ने 10 साल का इनका निकम्मी सरकार, 10 साल, देखो जयराम विप्लव कितने विनयशील आदमी थे, लेकिन देखते देखते इनको भी सत्ता का गरूर चढ़ गया
कैसी बातें करते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ ना कि जिस प्रकार से इनसे नीतीश जी छूटे, जिस प्रकार से उद्धव जी चले गए, आज एनडीए बोलकर इनके पास कोई नहीं है और इसका बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है। और जो प्रयत्न नीतीश जी कर रहे हैं, शरद पवार जी कर रहे हैं, ममता जी कर रही है, उद्धव जी कर रहे हैं, तो विपक्ष देखो साउथ में तो बीजेपी का कोई लेना देना है नहीं, कर्नाटक में रितु जी बता रही है कि अब इनकी धुलाई होने वाली है, तो ये है कहां पर? ये मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है, झारखंड में भी वही है, छत्तीसगढ़ में वही है, लेकिन एक सवाल ये उठता है ना, सबसे बड़ा सवाल ऋतु जी ये उठता है कि आखिर इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं जब एक जगह जमा होंगी, इतनी सारी पार्टियां हैं, इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं, हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध नहीं होता है। तो ऐसे में जी, और ऐसे में मैं आता हूं, जिस तरह से ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का आंकड़ा है, तो ऐसे में एक बड़ा गठबंधन विपक्ष का वहां आशंकाएं पैदा होती हैं और वहां एक जरा मैं इसका जवाब जी बताइए। देखिए ये बात आप है ना, ये जयराम विप्लव और गोदी मीडिया से बहुत आती है कि कितने प्राइम मिनिस्टर है, क्या है। अरे जिसके पास सांसद रहेंगे उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और ये नंबर गेम है ना, ये नंबर गेम के बाद में यार हमारी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? हाँ, जयराम विप्लव हमारी चिंता आप कर रहे हैं, इस वजह से ये दिख रहा है कि ये चिंता आपको हो रही है, आपको चिंता हो रही है। विपक्षी एकता बीजेपी को ले क्यों कर रहे हैं चिंता? नहीं देखो मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं ना। किशोर जी, जयराम विप्लव जी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? देखिए किशोर जी क्या है, डिबेट में जब रहते हैं तो हल्का फुल्का वातावरण बनाते रहते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जनता के ही विवेक पर सवाल उठा रहे हैं ना। लगातार जनता नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुनती रही, कई राज्यों में सरकार को चुनी, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली एक मिनट कई राज्यों में हारे भी तो, विपल जी कई राज्यों में आप हारे भी तो हैं। हमारी पीठ पे छुरा किसने? सही कह रहे हैं, कई राज्यों में हारे भी हैं, कई राज्यों में हारे भी हैं। अरे दिल्ली नहीं जीत पा रहे, दिल्ली हारे, राजस्थान हारे, जहाँ सारी बीजेपी बैठी है, दिल्ली नहीं जीत पा रहे। नेतृत्व में जीते, हमारे नेतृत्व को जनता ने चुना और ये आप जनता के विवेक को सवाल उठा रहे हैं। ये चीज बंद कर दीजिए, यही कारण है कि जनता समझ रही है अपनी सत्ता जी, ऋतु जी सत्ता में रहे तो लोकतंत्र ठीक है। ठीक है किशोर जी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, बदलते रहते हैं। किशोर जी ठीक है, ऋतु जी को बोलने दीजिए। नहीं मिल जाएगी ना, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया था भ्रष्टाचार करने की। ऋतु जी को बोलने दीजिए, बोलिए। किशोर जी मैं जवाब देता हूँ। अबुल जी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि क्यों तमाम विपक्ष जो है इकट्ठा हो रहा है और जो है अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं है। तो ऑब्वियसली ये भी सच है कि हर दल की अपनी महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन यहाँ हुआ क्या कि जो है देश की सत्ता कुछ ऐसे हाथों में चली गई जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई, लोकतंत्र के लिए साबित हुई खतरनाक। आप देखिए कि विश्व के पायदान पर जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो है, हम केवल 11 पायदान पीछे रह गए हैं। अगर हम 11 पायदान और चल जाए, अरे जयराम जी मैं जोश से मर रहा हूँ, पहले बोलने दो, जवाब देने दो, आपको भी देने दिया ना मैंने जवाब। चलिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए जयराम जी जरूरी है कि मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बौखलाओ मत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल देश का सवाल में आज इतना ही।